पहली बार एक किताब लिखी गई जो किताब हमको बराबरी का एक तरह से अधिकार देती है, हमें सवाल पूछने का अधिकार देती है। जिस राजतंत्र वाले अतीत का गौरवगान आज हो रहा है उसमें सवाल पूछने की आज़ादी नहीं थी। कंगना रनौत एक महान अभिनेत्री हैं, उन्होंने आज एक ट्विटर पे पोस्ट शेयर किया। इसमें फोकस में नरेंद्र मोदी हैं, डीप फोकस्ड हैं राम की वो मूर्ति जो विराजमान हुई है कल, और उस पर लिखा गया है राम। तो राम कौन? भगवा झंडे के साथ। तो ये राम कौन है और ये किसका राज्य है? राहुल गांधी की यात्रा निकाल दी तुमने, इतना बड़ा माहौल बन रहा है छात्रों से, आप छात्रों से मिलने से रोक रहे हैं, छात्र सड़क पर आ जा रहे हैं। अब जिससे मिलने रोक रहे हैं वो आदमी सड़क पर आकर राहुल गांधी से मिलने के लिए इच्छुक है। गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाना चाह रहा है कि जो मोदी कहेंगे वही देश में होगा, जो तानाशाही सरकार देश के अंदर जिस तरीके से करेगी वही होगा। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आज हमारी न्यूज रूम में चर्चा हो रही है कि किस तरह से जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम पहुंची है उसके बाद से ही हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ना केवल जुबानी हमले कर रहे हैं बल्कि अब तो एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं, यानी कि कानूनी तरीके से भी हमला करने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की हुटिंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में बिना बड़ी भूमिका बनाए सीधे मैं इसी सवाल से शुरू करूंगी कि वो डरते हैं, किस बात से डरते हैं? तमाम पुलिस फोर्स गोला बारूद के बावजूद पंकज सर किस बात से डर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? आपने गोरख पांडे की जो पंक्तियां पढ़ी हैं उसकी अंतिम लाइन यही है कि वे डरते हैं कि एक दिन गरीब और निहत्थे लोग उनसे डरना बंद न कर दें। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इस समय जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम संस्थानों पर उसने कब्जा किया, तमाम प्रशासन पर तो उसका कब्जा है ही है, वो सीधे सीधे इस बात को शुरू से कह रही कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। इसका अर्थ ये है कि दरअसल वो लोकतंत्र, एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं जिसमें विपक्ष ही ना हो। क्योंकि राहुल गांधी क्या है, कांग्रेस क्या है? वो विपक्ष है, वो अपना सवाल लेके जनता के बीच जाना चाहती है। यानी इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में पहुंच गई है जहां पर उसे लगता है कि उसने भारत को विजय कर लिया है। बहुत लोगों को अतीत में भी ऐसी गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी उनकी रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बने हैं। और ये रोड़ा सिर्फ एक व्यक्ति का रोड़ा नहीं है, ये विचार का रोड़ा है। एक तरफ जिस तरीके से वो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि नागपुर की पूरी संस्कृति लाने का, यानी जो आरएसएस है, नागपुर उसका हेडक्वार्टर है और वहाँ पर एक चालका निवर्तित ये सिद्धांत चलता है, यानी जो सरसंघ चालक कहें वही सही, कोई सवाल नहीं कर सकता। जबकि कांग्रेस या राहुल गांधी जिस विचार को लेकर बढ़ रहे हैं, जिस विचार की स्थापना वो करना चाहते हैं, उसमें लोगों को सवाल पूछने की आज़ादी है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप जो राममय भारत की बात हो रही है, राम का भी जब राज्याभिषेक होता है तो वो खुद कहते हैं कि अगर मैं कोई अनीति के रास्ते पर जाऊं तो आप सब लोग मुझे टोकिए। यानी राम राज्य की भी बुनियाद में ये बात है कि आप शासक को टोकिए अगर वो आपको लगता है कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है। राहुल गांधी इस देश के सामने महिलाओं के प्रश्न, रोजगार के प्रश्न, महंगाई के प्रश्न, किसानों के प्रश्न, मजदूरों के सवाल, इन सवालों को लेकर जा रहे हैं जिनको हल करना दरअसल किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से उत्तर पूर्व में उन्हें विराट जन समर्थन मिला है, अब तक जो हमारे पास विजुअल आए हैं, हालांकि जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो कथित मुख्य धारा का मीडिया है, उसने पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर रखा है, लेकिन जो विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी को एक बड़ा ज़बरदस्त समर्थन मिला है सभी राज्यों में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, चाहे वो मणिपुर रहा हो, चाहे नागालैंड रहा हो, मेघालय रहा हो या फिर असम रहा हो। तो इससे शायद भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी योजना है उसमें पलीता लगता दिख रहा है और इसीलिए वो परेशान है। संदीप जी, मैं सर ने जो लास्ट में बात की उसमें थोड़ा ऐड करते हुए सवाल पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल ब्लैकआउट कर रखा है, नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आज मैं जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त मैंने एक टीवी चैनल देखा और उसमें नीचे लिखा था कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ कम हो गई है। हालांकि एक्सक्लेमेशन मार्क आगे लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि भीड़ कम हो गई है, इसीलिए केवल बवाल करके दिखाना चाह रहे हैं कि यात्रा सक्सेसफुल है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जब यात्रा पर हमला हुआ तब गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। असम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके हाथ पर मारा गया तब गोदी मीडिया नहीं दिखाया। उनके नाक से खून निकल गया तब गोदी मीडिया ने दिखाया। जब भीड़
ज़्यादा है, मतलब अभी है भी ज़्यादा, ज़्यादा अगर होगी तो दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे ना। तो भीड़ कम हो गई ये सवाल नहीं है, दिखाना है, ये मैसेज जनता में ये देना चाह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ नहीं है। लेकिन ये यात्रा का मकसद नहीं समझ रहे, यात्रा का मकसद वो है आइडिया ऑफ इंडिया, जो भारत का आज का विचार है, जो इंडिया का विचार है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसमें अहम भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो असम की जनता है। जहाँ जहाँ से यात्रा गुजारी वहाँ की गुजर रही है, वहाँ की जनता है। हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ इसलिए डरे हुए हैं कि जो असम की जनता का जो एक बड़ा समर्थन राहुल गांधी को प्राप्त हो रहा है, कहीं वो सत्ता में तब्दील ना हो जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा पर कोई कड़ी कार्रवाई ना कर दें या हेमंता बिस्वा को डांट फटकार ना दें कि राहुल गांधी की यात्रा निकाल दी तुमने, इतना बड़ा माहौल बन रहा है। आप छात्रों से मिलने से रोक रहे हैं, छात्र सड़क पर आ जा रहे हैं। अब जिससे मिलने से रोक रहे हैं वो आदमी सड़क पर आकर राहुल गांधी से मिलने के लिए इच्छुक है। गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाना चाह रहा है कि जो मोदी कहेंगे वही देश में होगा, जो तानाशाही सरकार देश के अंदर जिस तरीके से करेगी वही होगा। अब वो कह रहे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो वही पूरी तरीके से षड्यंत्र गोदी मीडिया भी रचना चाह रहा है। नीरज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाह रही हूँ कि आज हिंदुत्व से ज़्यादा कल्चर की बात हुई है, धर्म से ज़्यादा। सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा जब राहुल गांधी के ऊपर FIR हुई कि ये असम का कल्चर नहीं है, हम शांत स्टेट हैं, ये नक्सलाइट टैक्टिक्स नहीं चलेंगी। और उसके बाद से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये असम का कल्चर नहीं है, ये नागपुरिया कल्चर यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। पहुंचेंगे ही, और कुछ रहेगा नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है, जो बैरिकेड तोड़े गए थे उसके विजुअल्स को पोस्ट करते हुए, कि ये असम का कल्चर नहीं है, हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने DGP को कहा है कि केस रजिस्टर किया जाए, FIR दर्ज किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ। हेमंता बिस्वा शर्मा ये बताएं कि असम का कल्चर क्या है? टू क्रश डेमोक्रेसी, टू क्रश कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संविधान के जो मूल्य हैं उनको क्रश कर देना, क्या ये असम का कल्चर है? क्या असम का कल्चर ये है कि यहाँ बैठा मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के सहारे पर ही काम करता रहे, उसकी अपनी कोई योजना नहीं है? देखिए, एक बात आती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा करता है और एक व्यक्ति है जो नशा नहीं करता है। जो व्यक्ति नशा नहीं करता है उसे आप नशेड़ी कहिएगा तो वो बुरा नहीं मानेगा, मजाक में उसको उड़ा देगा। लेकिन जो व्यक्ति नशा करता है उस पर आप लांछन लगाते हुए कहेंगे नशेड़ी है तू, तो वो बुरा मान जाएगा। राहुल गांधी ने किया क्या था? राहुल गांधी ने कहा कि असम का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है देश का। ये बात उनको चुभ गई है क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। और मैं ये बात राहुल गांधी के बयानों के बाद नहीं कह रहा हूं, ये बात तो अमित शाह ने भी कही थी ना, श्वेत पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक भ्रष्टाचारी को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, ये बात उसको चुभ रही है। उनको ये बात भी चुभ रही है जो राहुल गांधी लगातार RSS पर हमलावर हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारियां हैं या जिस पावर को इनको एंजॉय करना चाहिए और जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा वो कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि RSS की जो आइडियोलॉजी है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संचालित हो रही है, वहां पर हुक्म केवल एक व्यक्ति का रहेगा और वो एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो एक व्यक्ति जो कहेगा हेमंता बिस्वा शर्मा को वही करना पड़ेगा। तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपने चरित्र को छुपाने के लिए और उन्होंने जो बुरे काम किए हुए हैं भ्रष्टाचार रूपी, उनको छुपाने के लिए वो लगातार हमलावर होते दिखते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जब असम की संस्कृति की बात कर रहे हैं कि ये असम की संस्कृति नहीं है, तो वो दरअसल असम की संस्कृति को गाली दे रहे हैं, क्योंकि असम की संस्कृति बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को तोड़ देने की नहीं होगी। असम की संस्कृति ये नहीं हो सकती कि 7 दिनों पहले नड्डा जब जा रहे हैं रैली करने के लिए तो वो गुवाहाटी में रोड शो कर सकते हैं, अमित शाह कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी यात्रा नहीं निकाल सकते। अरे भाई, पॉलिटिकल ऑपोजिशन होना एक बात होती है, लेकिन संविधान के जरिए ही तो आप CM बने हैं ना, संविधान के जरिए ही कोई व्यक्ति PM बना है। संविधान के कारण ही और संविधान के आधार पर ही राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं। ना हेमंता बिस्वा शर्मा बड़े हैं, ना नरेंद्र मोदी बड़े हैं, ना अमित शाह बड़े हैं, ना RSS बड़ी है और ना राहुल गांधी बड़े हैं। बड़ा संविधान है, लेकिन इस संविधान को छोटा करके दिखाने की कोशिश लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। और संविधान को छोटा करके दिखाने की कोशिश किसने की थी? किसने संविधान को नहीं माना था? RSS ने। किसने तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर सन 2000 तक? RSS ने। तो जो लोग संविधान को नहीं मानते थे, उनका आइडिया जब प्रिवेल कर रहा है तो ये क्लियरली एविडेंट होता है कि RSS का आइडिया प्रिवेल कर रहा है। RSS का मुख्यालय कहाँ है?
नागपुर में है। तो क्लियरली जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके पीछे लॉजिक्स हैं कि ये नागपुर का कल्चर है, यानी कि ये आरएसएस का कल्चर है कि आप एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस पर हमला करेंगे। आप हमला करेंगे सवालों के ऊपर, आप हमला करेंगे न्याय की बात करने वालों के ऊपर, क्योंकि आपको एक व्यक्ति का एजेंडा जो है वो पुश करना है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप एक कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव करेंगे, राज्य को लेकर आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो आप पूरा नहीं करेंगे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जिस संस्कृति को फिलहाल फॉलो कर रहे हैं वो आरएसएस की संस्कृति है, और असम की संस्कृति की आड़ में वो इसको छुपाना चाह रहे हैं। इसलिए संस्कृति बनाम संस्कृति की जो लड़ाई है वो दिख रही है। पंकज सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा राम मंदिर को लेकर के। उन्होंने बेसिकली ये सवाल पूछा कि जो आपने देखा होगा कि राम नाम की लहर चल रही है, और हमने भी देखा कि एक लहर नजर आई जिस तरह से पूरी सड़कें भगवा हो गई हैं, जिस तरह से जबरदस्ती जय श्री राम भी बुलवाया गया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं है। जनता जो है मुद्दे वही बनाएगी, बेरोजगारी, महिला, ओबीसी, पिछड़ा, इन सारी चीजों को। लेकिन हमने जो देखा, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जिस तरह का माहौल देखा पिछले एक दिन में, उससे क्या ये नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी इस भ्रम में है कि हाँ बेरोजगारी वगैरह मुद्दा बन पाएगा राम मंदिर के आगे? देखिए, राजनीति का काम क्या है? राजनीति का काम है जो हमारे लोग के प्रश्न हैं, जो जनता के प्रश्न हैं, उनको केंद्र में लाए। क्योंकि बड़ी मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी धर्म से जुड़े हुए ईश्वर हों, अल्लाह हों, राम हों, या जो भी आप कह लीजिए गॉड हों, ये सब तो हमेशा से थे, इनको मानने वाले हमेशा से थे। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, या जो सबसे गरीब जनता है, उसको कब राहत मिली? उसको राहत मिली जब इस देश में एक संविधान बना, जिसने पहली बार कहा कि आदमी आदमी से बराबर है। आदमी और पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नहीं है। ये किसने कहा? ये कहा हमारे संविधान ने। इस महादेश के 5000 साल के इतिहास में, शायद मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, पहली बार एक किताब लिखी गई, जो किताब हमको बराबरी का एक तरह से अधिकार देती है, हमें सवाल पूछने का अधिकार देती है। जिस राजतंत्र वाले अतीत का गौरवगान आज हो रहा है, उसमें सवाल पूछने की आज़ादी नहीं थी, उसमें राजा ईश्वर की छाया है। वो मतपेटियों से नहीं निकलता था, वो रानी के पेट से पैदा होता था। आज जो लोकतंत्र है वो इन सबका नकार करके बना है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? डॉक्टर लोहिया ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो फिर संसद आवारा हो जाएगी। तो राहुल गांधी सड़कें खामोश न हो इसलिए बात करें। जिस राम लहर सड़कों पर नहीं होती। राम लहर यानी ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था, ये देश निश्चित रूप से धर्म मानने वालों का देश है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर राम को पूजने वाले, या कृष्ण को पूजने वाले, शिव को पूजने वाले, या तमाम अन्य धर्मावलंबी भी हैं जो अपने अपने आस्था के हिसाब से पूजते हैं। उनके हृदय की बात है, वो उनके मोक्ष की कामना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। धर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाता है कि आप आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं, लेकिन रोजगार नहीं देता। रोजगार देगा सरकार की नीतियां। आज इस देश के नौजवान, अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि हरियाणा के तमाम नौजवान थे जो इजराइल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर कोई एक ओपनिंग हुई है जहाँ उन्हें सरिया मोड़ना है, और वो कह रहे हैं भारत में भूखे मरने से बेहतर हम इजराइल चले जाएं। तो ये इस देश के नौजवानों की हालत है। जो इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर इस समय हम देख रहे हैं, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से इस समय आम आदमी के सामने कोई भविष्य नहीं है, इन्हीं सारे मुद्दों पर तो सवार होकर 2014 में मोदी जी आए थे, और आज वो कह रहे हैं कि हमने राममय कर दिया है। और मैं एक बड़ी कठिन बात पूछना चाहता हूँ, बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ इस देश के लोगों से, कि राम का भक्त होना भारतीय होने की शर्त नहीं हो सकती है। जो शहीद आजम हमारे हैं, भगत सिंह, वो नहीं मानते थे राम को, वो कृष्ण को नहीं मानते थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, पर वो शहीद आजम है। इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग, आप बात कर लीजिए, अगर जिनको सबसे ज़्यादा विदेशों में हम जिनके बारे में बात करते हैं, ये वो गौतम का देश है। गौतम किसी अवतारवाद को नहीं मानते थे, वो वेदों को भी नहीं मानते थे, यानी बुद्ध वो नहीं मानते थे। तो क्या वो भारत की विभूति नहीं कहलाए जाएंगे? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज के जरिए पूरे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के पहले एक पूर्व भूमिका तैयार की, वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। तो क्या वो भारत के विभूति नहीं माने जाएंगे? मेरा कहना यह है कि राम का भारत है और उनका भी भारत है जो राम को नहीं मानते। भारत बहुत बड़ा है, वो अयोध्या तक सीमित नहीं है, वो कौशल तक सीमित नहीं है। कौशल सिर्फ एक महाजनपद था, भारत में 16 महाजनपद थे, और आज का जो भारत का नक्शा है वो उससे भी बड़ा है।
तो भारत को एक संस्कृति में रंगना ये भारतीय परंपरा भी नहीं है। अतीत में आप जाइए, कितने हमारे जो सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, मैंने बौद्ध की बात की, जैन भी निरीश्वरवादी दर्शन है। इसके अलावा चारवाकों की एक लंबी परंपरा रही है। हमारे जितने कबीर हुए, नानक हुए, रैदास हुए, जो तमाम संत परंपरा है, उसमें ईश्वर को या राम को सगुण न मानकर निर्गुण मानते हैं। उनके लिए दशरथ नंदन राम नहीं है, उनके लिए राम एक ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये कहना कि राम ही है और राम को ही सब लोग मानो, ये तो लोकतंत्र का कोई इसमें वो नहीं है। हर तरह के लोग हो सकते हैं। इस देश में अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। लोकतंत्र का प्रश्न जो है वो हमारी निजी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम सरकार चुनते हैं। सरकार हमारे लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान को ला रहे हैं, तो आप इतने अगर अहंकार में हैं कि आप भगवान को ला रहे हैं, तो फिर तो आपको भगवान ले जाएगा, ये भी सच है। संदीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बात करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि देखिए भाई, हमारे जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि मोदी वर्सेस हु, उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि मोदी वर्सेस इंडिया है। हालांकि हम अपना ब्लूप्रिंट यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन इंडिया बाद में डिसाइड करेगा, चुनाव बाद। हमारे साथ 60% जनता है। हालांकि अभी जिस तरह से भाजपा ने कुछ दिनों में माहौल बनाया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को या तो गलत जानकारी करीबियों से मिल रही है या फिर वो माहौल नहीं पढ़ पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी माहौल पढ़ कर बैठे हैं, और जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं आज जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, वो भी माहौल पढ़ के। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में कहा 5 चीज़ें, युवा, श्रमिक, महिला, मजदूर, सबको लेकर वो आगे एक प्लान देना चाह रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस आगे चलेगी। और आपने कहा ब्लूप्रिंट उस मीडिया को बता दें, उस गोदी मीडिया को बता दें। राहुल गांधी, देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसको गोदी मीडिया लगातार टारगेट करता आ रहा है। राहुल गांधी की पूरी छवि खराब करने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो गोदी मीडिया के वो एंकर हैं जो आज चरण चुंबक बने बैठे हैं। तो ऐसे गोदी मीडिया को राहुल गांधी या उनकी पार्टी कोई भी प्लान बताने से जाहिर सी बात है कतराएगी, जो उनका नफरती बना बैठा है। और सर की एक बात से मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि बुद्ध की बात हुई, जिस व्यक्ति ने भारत देश का संविधान लिखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो 22 प्रतिज्ञाओं में कहते मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, राम को नहीं मानता। तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल चढ़ाते हैं, क्या वो कैसे उनको डिनाई कर देंगे? आप जो राम भक्ति भक्तों को जो राम भक्ति आज के दृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज में सड़कों पर तलवारें लहराते हुए दिखाई जा रही है, वो किस तरीके की राम भक्ति है? वो राम भक्ति सिर्फ नफरत फैला सकती है। ये वो राम भक्ति नहीं है जिसमें कह जाता है कि हाँ भाई मर्यादित पुरुषोत्तम राम। वो मर्यादा कहाँ है? इसमें कहीं मर्यादा नहीं दिखती। कल लखनऊ की सड़कों पे एक गाली भरा सॉन्ग भी चला था, लोग नारे लगा रहे थे। तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल है, किसी को ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाया जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल है वो दिखाता है कि सिर्फ राम के आ जाने से या 22 जनवरी की तारीख से ये तय नहीं होता कि देश के अंदर शांति आ जाएगी। देश के अंदर शांति तभी आएगी जब संविधान की चलेगी, और संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो उनकी तो माननी पड़ेगी। नीरज जी, ये आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, फिर इस चर्चा को हम लोग विराम देंगे। एक आज बात करते हुए इंडिया गठबंधन के बारे में कि क्या इंडिया गठबंधन आपकी न्याय यात्रा में शामिल होगा, राहुल गांधी ने कहा कि हमने इनविटेशन तो सबको दे रखा है, दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको आना है आ सकता है। तो इस पे मुझे एक पत्रकार की टिप्पणी याद आ रही है। उन्होंने टिप्पणी की थी कि कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि यहाँ टू मच डेमोक्रेसी है। अगर आपको न्याय यात्रा में सब कुछ शामिल कराना है तो आप दरवाजे खुले आम जनता की तरह क्यों रख रहे हैं? आप अपने साथ के नेताओं को बोलिए कि वो भी आए, चुनाव से पहले थोड़ा संगठित होना पड़ेगा। तो क्या ये मामला टू मच डेमोक्रेसी का है? सब लोग आदेशात्मक हो जाएं क्या? सारी पार्टियां ऐसी हो जाए कि एक आदमी ने हंटर घुमाया और वो लोग उस हंटर के इशारे पे नाचने लगे? ऐसा नहीं होता। ममता बनर्जी ने 22 जनवरी को यानी कि कल सद्भावना यात्रा निकाली। ये भी तो न्याय यात्रा ही है ना। तमाम लोग जो फिलहाल ये मान रहे हैं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से राम राज्य इस देश में आ गया, और राम राज्य का मतलब उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इंटरप्रिटेशन बहुत अलग होगी। ये तमाम लोग दरअसल विक्टिम हैं, ये तमाम लोग दरअसल पीड़ित हैं। इन तमाम लोगों को बेसिक सी जो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको सिखाता है या इंसान होने के नाते हम सीखते हैं, वो समझ में नहीं आ रही है। इन तमाम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा समझ में नहीं आता है। ऐसे में अगर कोई मुख्यमंत्री सद्भावना यात्रा निकालती है तो ये न्याय यात्रा ही है, और तमाम लोग अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में वो काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो था, भारत न्याय यात्रा जो फिलहाल चल रहा है, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है।
ये राहुल गांधी का कार्यक्रम है, राहुल गांधी उसमें शामिल हो रहे हैं और लगातार ये यात्रा चल रही है। बाकी पार्टीज आना चाहें तो आएं और नहीं आना चाहें तो ना आएं। अपनी अपनी जगहों पे वो किन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये देखना जरूरी है। ममता बनर्जी जब सद्भावना यात्रा निकालती है तो उसको न्याय यात्रा के तौर पर ही देखा जाए। अखिलेश यादव जब बयान देते हैं कि असम में जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पे हमले हो रहे हैं या इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है, तो दिखता है कि वो लोग न्याय यात्रा के साथ में खड़े हुए हैं और यही चाहिए। बिल्कुल भी देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर ना तमाम लोग कंफ्यूज रहते हैं या ऐसा सोचते हैं कि सारी पार्टियां एक थाली में खाना खाने लग जाए। अरे इंडिया अलायंस का ये मामला है ही नहीं। इंडिया अलायंस का कहना यह है कि मतांतर हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मत है वो सबसे प्रभावी, सबसे इन्फ्लुएंशियल मत होना चाहिए। लोगों के सवाल सबसे प्रभावी और सबसे इन्फ्लुएंशियल सवाल होने चाहिए। बेरोजगारी के मामले पे बात सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे प्रभावी बात होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि किसकी जातीय हिसाब किताब से किसकी संख्या कितनी है और उनकी हिस्सेदारी कितनी है। अस्मिता के सवाल पे बातचीत होनी चाहिए। संविधान के प्रारूप को, संविधान के फॉर्मेट को, संविधान के सिद्धांतों को जो लगातार तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ वो लोग खड़े हों। और तमाम लोग, मुझे लगता है जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटीज में ये काम कर रहे हैं। कुछ एक पार्टीज उसमें अपवाद भी हैं। जैसे आप अगर अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो उस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स में दिखते हैं जिस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। आप उसको लेकर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अगर सद्भावना यात्रा निकाल रही है या फिर तेजस्वी की सरकार जब तेजस्वी और नीतीश की सरकार जब बिहार में रोजगार पत्र बांट रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आप न्याय यात्रा के हिसाब किताब से जोड़कर देख सकती हैं। अब न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन का न्याय यात्रा तो है नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा है। तो कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा में सारे लोग इकट्ठा शामिल हो जाएंगे, ये कोई भोज नहीं चल रहा है जिसमें सारे लोग शामिल हो जाए, इवेंट नहीं है। एक पार्टी का फैसला है, एक पार्टी का आयोजन है, उसमें जिसको लोगों को आना है वो आए, नहीं तो अपनी अपनी कैपेसिटीज में न्याय यात्रा का जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ते रहें, ये ज़रूरी है। मैं राम राज्य के ऊपर थोड़ा सा बोल दूं क्योंकि राम राज्य की काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। राम राज्य में राम का लेना देना जीरो है। कंगना रनौत एक महान अभिनेत्री हैं, उन्होंने आज एक ट्विटर पे पोस्ट शेयर किया। इसमें फोकस में नरेंद्र मोदी हैं, डीप फोकस्ड हैं राम की वो मूर्ति जो विराजमान हुई है कल, और उस पर लिखा गया है राम। तो राम कौन? भगवा झंडे के साथ। तो ये राम कौन है और ये किसका राज्य है? राम राज्य से दरअसल आप राजतंत्र, इसको एक स्वीकारोक्ति दे रहे हैं कि हम राजतंत्र चाहते हैं और राजतंत्र में हमारी आस्था है। और आपका राजा कौन है? वो राजा है मोदी। और इसी भाव को, इसी परसेप्शन को क्रिएट करने की कोशिश गोदी मीडिया ने की है। अब राजतंत्र की हिमायत या फिर मोदी को राम बताया जाना संविधान के साथ भी खिलवाड़ है, देश की आत्मा के साथ भी खिलवाड़ है और तमाम धार्मिक लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। समस्या ये है कि जो धार्मिक लोग हैं, कई लोग जो धर्मांधता के पचड़े में आ गए हैं, वो ये बात समझ नहीं रहे हैं। नहीं तो चोट केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी के खिलाफ नहीं हो रही है, चोट पूरे संविधान पर, चोट पूरे आइडिया ऑफ इंडिया पर और चोट पूरे इंडियन फिलॉसफी पे हो रही है। इसको हम सबको लोगों को समझना होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी जो चर्चा चल रही है इससे ये तो तय है कि भले ही गोदी मीडिया ने कितनी भी कोशिश कर ली है कि राहुल गांधी को स्क्रीन पे जगह नहीं देनी है, लेकिन इसके बावजूद आम जनता के बीच में राम मंदिर जैसे इवेंट के बाद भी इस समय राहुल गांधी की न्याय यात्रा की चर्चा हो रही है कि आखिर रोका क्यों जा रहा है। न्याय यात्रा आगे बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कानूनी तरीके से भी हमला किया जा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। बतौर नौसिखिया पत्रकार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनावों में माहौल जो है और जो मुद्दा है वो क्या होने वाला है। मुद्दा एक पार्टी धर्म को बना रही है और दूसरी पार्टी न्याय की बात कर रही है। दूसरी पार्टी कह रही है कि हम रोजगार के मामले को मुद्दा बना रहे हैं, हम औरतों के बारे में, हम ओबीसी जो हमारी पिछड़ा जातियां हैं हम उनको मुद्दा बनाएंगे, वो हमारे लिए असल मुद्दे हैं। तो अब देखना यह है कि हमारे देश की जनता को कौन सा मुद्दा पसंद आता है। हालांकि माहौल जो है आजकल बहुत गड़बड़ है। लगातार सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया, यानी आप एक पार्टी को नहीं मानते तो आप राम विरोधी हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि राम भी इनसे सहमत होंगे, क्योंकि राम खुद कहते थे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। जो राम मनुष्य को प्रेम करने की बात कर रहे हैं, आज उन राम के नाम पे गुंडई हो रही है, चर्च के ऊपर भगवा ध्वजा लहरा दी जा रही है। तो अब देखते हैं जनता की पसंद क्या है, वो तो 24 के परिणाम ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया ये न्यूज़ रूम चर्चा देखने के लिए। ऐसी ही और चर्चाएं सुननी हो तो मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।